जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से जो जेआरएफ वाली क्लास चल रही थी नेट वाली, उसमें फिर से आए हैं। और जो हमारा पहला जो इसके पहले की क्लास थी वो किस पर थी? भूषण नदी पर थी। और आज हमारा क्या टॉपिक? पर्वत निर्माण को लेकर के। तो अभी 2-3 क्लासेस लगभग तो और चलेंगी। इसके बाद जो भू आकृति सेगमेंट है वो लगभग समाप्त हो जाएगा और इसके बाद एक नए सेगमेंट की तरफ चलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्वत निर्माण की। तो पर्वत निर्माण में हमने देखा कि जो पर्वत निर्माण है या प्रकार हैं, आज क्या-क्या देखेंगे? पर्वत निर्माण, पर्वत प्रकार की बात करेंगे, उसके विचार की बात करेंगे और उस पर सिद्धांत की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पर्वत। अगर हमने पर्वत निर्माण की है तो हम सबसे पहले पर्वत की बात करेंगे। हम पर्वत की बात करते हैं। पर्वत में हम देखेंगे परिभाषा। क्या देखेंगे? परिभाषा। लेकिन अगर पर्वत के परिभाषा तो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर मैं एक चीज बताऊं कि जो ये क्या है, तो क्या कहेंगे हम कि ये जो पर्वत है, पर्वत इसके स्थलाकृतियों के रूप में, स्थलाकृतियों के रूप में। और जो ये स्थलाकृतियां हैं वो कैसी हैं? तो द्वितीयक हैं, सेकेंडरी, द्वितीयक श्रेणी की उच्चावच के लक्षण। यानी जो हमारी स्थलाकृतियों के रूप में है, पर्वत हमारी स्थलाकृतियों के रूप में है, जो द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच के लक्षण है। और ये जो द्वितीयक श्रेणी के लक्षण है वो द्वितीयक श्रेणी में कौन कौन आएंगे? तो पर्वत, पठार, मैदान, ये हमारे कैसे हैं? तो द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच के लक्षण है। अगर मैं पर्वत, पठार, मैदान की बात करूं तो ये हमारे क्या है? प्रधान स्थलाकृतियां हैं। कैसी हैं? ये कौन सी स्थलाकृतियां हैं? तो ये हमारी प्रधान स्थलाकृतियां, प्रधान स्थलाकृतियां, यानी कि हम इनको क्या बोलते हैं? मेजर लैंडफॉर्म, मेजर लैंडफॉर्म। अब हम आते हैं किसमें? परिभाषा पर। तो परिभाषा में जो हमारे सलिसबरी महोदय थे, सलिसबरी महोदय ने बताया कि जो हमारे पर्वत हैं, पर्वतों की परिभाषा उन्होंने दी कि संकुचित शिखर, संकुचित शिखर वाले या संकुचित शिखर क्षेत्र वाले उच्चावच। सलिसबरी महोदय आए और उन्होंने बताया पर्वत की परिभाषा की कि उन्होंने संकुचित शिखर क्षेत्र वाले उच्चावच की उन्होंने बात की। वो जो संकुचित शिखर क्षेत्र वाले उच्चावच हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पर्वत। इन्होंने कोई खास स्पष्ट नहीं की और इनका मतलब ये था कि ये गर्त, मैदान, पठार और इन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया। ये मान लीजिए सी लेवल है। क्या है? सी लेवल यानी सागर तल है। और ये हमारे क्या है? गर्त, गर्त है। ये क्या है? मैदान, ये पठार। अपने अगर वर्ल्ड जियोग्राफी की होगी तो हम वहां भी बताएं। और ये क्या है? पर्वत। उन्होंने
का कहने का मतलब ये था कि जो ये हमारे गर्त मैदान, ये गर्त मैदान और जो पठार और पर्वत, ये हमारी क्या भूमि, कौन सी भूमि, ये निम्न भूमि, निम्न भूमि क्षेत्र, और ये हमारे होते हैं उच्च भूमि क्षेत्र। यानी जो पर्वत और पठार होते हैं वो उच्च भूमि क्षेत्र के उच्चावच होते हैं, और जबकि मैदान और जो गर्त होती हैं वो हमारे निम्न भूमि क्षेत्र के उच्चावच होते हैं। इसके बाद इन्होंने जो ये परिभाषा दी, कोई प्रभावी परिभाषा नहीं दे पाई। इसके बाद जो श्रीमान फ्रिंच साहब थे, श्रीमान फ्रिंच महोदय आए और इन्होंने बताया कि जो हमारे पर्वत हैं उनको कहा जाएगा जो 600 मीटर ऊंचे उठे भाग होंगे। क्या उन्होंने बताया कि 600 मीटर ऊंचे उठे भाग जो होंगे, जो 600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई होंगे, कहां से, समुद्र तल से। ये जो ऊंचाई है वो कहां से होगी, समुद्र तल से। अच्छा, समुद्र तल, क्योंकि देखो ये जो सी लेवल होता है ये सी लेवल से ही ऊपर यानी ऊंचाई, और सी लेवल से ही गहराई। तो अगर हमें पृथ्वी की यानी कि ऊंचाई को लेकर के, जो पृथ्वी पर स्थलाखंड है या उनकी ऊंचाई या फिर जो गर्त है उनकी गहराई नापनी होती है तो वो कहाँ से, सी लेवल से ही होती है। तो उन्होंने बताया कि जो पर्वत उन्हीं को हम कहेंगे जो हमारे समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे उठे भाग होंगे। लेकिन 600 मीटर ऊंचे उठे भाग पठार भी हो सकते हैं। तो इन्होंने एक बात और ऐड की कि जो हमारे पर्वत हैं, कि पर्वत 600 मीटर ऊंचे उठे भाग होंगे जो निकटवर्ती, समुद्र तल से नहीं, निकटवर्ती धरातल से, निकटवर्ती धरातल से 26 डिग्री से 35 डिग्री तक का क्या बनाएंगी, कोण बनाए। कोण अगर बनाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, पर्वत। जो यहाँ पे कंफ्यूजन था उन्होंने दूर किया कि जो निकटवर्ती धरातल से कितना बनना चाहिए, 26 डिग्री से 35 डिग्री तक का कोण बनना चाहिए। अच्छा, 26 से 35 तक का ही कोण बने तो पर्वत है, नहीं इससे परे भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश आपको इतने ही के ही कोण पे जो है हमारे पर्वत मिलते हैं। अच्छा, इस कोण का मतलब क्या है, कोण का संदर्भ क्या है, ढाल से। क्या है कि इतना जो है अगर ढाल है तो वो पर्वत होंगे। इसके बाद इसी पर अगर हम बात करते हैं परिभाषा पर ही, तो हम कि किनको हम पर्वत कहेंगे, किनको हम चोटी कहेंगे, है ना, किसको हम श्रृंखला कहते हैं और सिस्टम होते हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर के बात करें तो हम यहीं पे स्पष्ट कर लेते हैं। एक होता है एकल, एकल पर्वत चोटी। एकल पर्वत चोटी का मतलब क्या होता है, पर्वत शिखर। क्या होता है, पर्वत शिखर। क्या होता है, पर्वत शिखर होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, यानी कोई भी एक चोटी जो हमारे क्या होती हैं, ये हमारी संकीर्ण, संकीर्ण या तो हम कह सकते हैं दीर्घित, दीर्घित उच्चावच, या उच्चावच कह दें या तो हम कह दें पर्वत पिंड, पिंड जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कटक, पर्वत कटक। जैसे मैं यहाँ पे बात कर दूं तो आप दिल्ली में देखते होंगे अरावली रिज,
अरावली रिजिया कटक। और आप अमेरिका में एक रिज है जिसे हम ब्लू रिज तो ये हमारी एकल चोटी। एकल चोटी के बाद आप देखेंगे तो एक होता है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी यानी कि माउंटेन रेंज। अच्छा, ये माउंटेन रेंज क्या होता है? यानी ये विभिन्न या अनेक कटकों शिखरों तथा मध्यवर्ती घाटियों से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्वत श्रेणी। जैसे पर्वत श्रृंखला में हम देख सकते हैं हिमालय रेंज। इसके बाद आता है पर्वत तंत्र। पर्वत तंत्र क्या होता है? माउंटेन सिस्टम। ये क्या होता है? माउंटेन सिस्टम क्या होता है? एक ही समय में, एक ही भूगर्भिक समय में काल में निर्मित एक जैसी लगभग कैसी? एक जैसी निर्मित एक जैसी आकृति, एक जैसी आकृति संरचना, उनकी आकृति एक जैसी, संरचना एक जैसी, आकृति संरचना व संरेखण। संरेखण, संरेखण का मतलब अलाइनमेंट। संरेखण वाली श्रेणियां। तो जो पर्वत तंत्र क्या होते हैं? पर्वत तंत्र होते हैं कि माउंटेन सिस्टम किसे कहते हैं? जो एक ही भूगर्भिक काल में निर्मित एक से अधिक होंगी, निर्मित एक से अधिक जो श्रृंखलाएं होंगी, तो एक से अधिक यानी एक ही भूगर्भिक काल में निर्मित एक जैसी लगभग एक जैसी आकृति संरचना या संरेखण वाली श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? पर्वत तंत्र कहते हैं, यानी माउंटेन सिस्टम। यानी संरेखण यानी समानांतर जो होती हैं वो एक जैसी ही क्यों हो, श्रेणियां हो, उन्हीं को हम संरेखण। तो इस प्रकार से हमने पर्वत तंत्र, पर्वत श्रेणी और हमने एकल पर्वत चोटी देखी। और इनमें से भी और आते हैं जो हमारी, इन्हीं को और कई भागों में बांट, जैसे कटक है, हमने इसी में एकल चोटी में कटक बता दिया, वो कटक होता है। तो इस प्रकार से हमने लगभग ये चीज देख ली। इसके बाद हम क्या देखेंगे? पर्वत प्रकार की बात करेंगे, है ना। हमने पर्वत की परिभाषा, हमने पर्वतों को देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? प्रकार। तो अब हम किसमें आ गए? हम अब प्रकार की बात करेंगे, पर्वत के प्रकार की बात करते हैं। तो देखो, प्रकार में ऐसा नहीं है कि किसी एक ही प्रकार से होंगे। पर्वत के अगर हम प्रकार की बात करते हैं वर्गीकरण में, तो उसके कई आधार हो सकते हैं। कई आधारों में वो वर्गीकृत हो सकता है, वो किसी एक आधार पर नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसी दो पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत जो एक आधार पर तो समान है, लेकिन अगर कोई दूसरा आधार या दूसरे बेस में देखेंगे तो उनमें क्या पाई जाएंगी? उनमें हो सकता है भिन्नताएं हो।
तो ऐसा संभव है कि उस पर भिन्नताएं भी पाई जाएंगी। तो जो प्रकार है वो कई तरह से देखा जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि ऊंचाई, ऊंचाई के आधार पर, तो ऊंचाई के आधार पर पर्वत क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे निम्न, मध्यम और उच्च, जिसपे निम्न में नीचे निचले वाले आएंगे, फिर मध्यम में मीडियम ऊंचाई वाले, और उच्च में जो सर्वाधिक ऊंचे होंगे। उसी प्रकार से ऊंचाई उत्पत्ति के आधार पर देख सकते हैं आप, उनकी स्थिति के आधार पर देख सकते हैं, और जो निर्माणकारी प्रक्रिया परिघटना होती है, निर्माणकारी घटना के आधार पर देख सकते हैं। तो कई आधारों में आप प्रकार देख सकते हैं, लेकिन जो हम देखेंगे, जो हम देखने वाले हैं प्रकार, वो किस आधार पर देखेंगे, तो वो उत्पत्ति पर। किस पर? उत्पत्ति के आधार पर हम देखने वाले हैं। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें आपका पहला आ जाता है वलन, यानी वलित पर्वत। दूसरे में आप कर सकते हैं फ्रंसोत, या इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, पर्वत, पर्वत। और गुंबदाकार, गुंबदाकार पर्वत, और अवशिष्ट पर्वत। तो इस प्रकार से हम ये 5 प्रकार के क्या देख सकते हैं, पर्वत। अगर हम प्रकार की बात करें किस पर, उत्पत्ति पर। तो हमने वलित देखा, भ्रंशोत देखा, ज्वालामुखी, गुंबदाकार और अवशिष्ट पर्वत देखे। अगर मैं इस वलित पर्वत की बात करता हूँ, किसकी बात करूं, अगर मैं सिर्फ वलित पर्वत की बात करूं, तो ये ऐसा पर्वत है जो सर्वाधिक, सर्वाधिक मानचित्र दृष्टि छाया बनाता है, सर्वाधिक मानचित्र दृष्टि छाया बनाता है, रीजन्स, क्योंकि ये विश्व में 90% यही पर्वत पाए जाते हैं। कौन से? वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। अगर मैं इसके बाद और इसकी विशेषताओं पर जाऊं, जो वलित पर्वत है, तो ये किससे बने हुए हैं, ये अवसादों से बने हुए हैं, अवसादों से बने। और इनकी जो प्रक्रिया है, बनने की प्रक्रिया है, वो कैसी है, जटिल है। इनकी प्रक्रिया कैसी है, जटिल है। और अगर इस पे चट्टान कौन से मिलेंगे, तो इस पर आपको कायांतरित या आग्नेय, कायांतरित या आग्नेय शैल मिलेंगे, प्राइमरी रॉक्स। और अगर इन्हीं की और विशेषताओं की बात करें, तो ये समांतर श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती हैं? समांतर श्रृंखलाएं होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं। और इन पर सागरीय निक्षेप, महासागरीय या सागरीय, जो भी आप कहें, महासागरीय निक्षेपों से बने होते हैं, महासागरीय निक्षेपों से बने होते हैं। और एक अंतिम पॉइंट क्या लिख दें, ये शैल संस्तर, संस्तर, यहाँ पे मैं एक चीज लिख दे रहा हूँ, बेड। ये कैसे शैल होते हैं, ये शैल संस्तर बेड होते हैं। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बेड की बात की थी, जहाँ पे नती, नती कोण की बात की थी, तो वो शैल संस्तर बेड। ये हमारे किसकी बात कर रहे थे हम, वलित पर्वत। बाकी जो है हमारे कितने हैं, ये 10%। ये सभी मिला के कितने हैं, 10%। 90% भाग किसका है, तो वलित पर्वत का। तो हम किस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, अगर हम प्रकार के आगे हम उसकी बात करते हैं पर्वत निर्माण में, तो किस पर्वत निर्माण की हम बात करने में ज्यादा फोकस करेंगे, तो हम वलित पर्वत पर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि भ्रंशोत, ज्वालामुखी, गुम्बदा व अवशिष्ट। अगर इनके बारे में देखना है तो आप प्लेट टेक्टोनिक्स मेरी पहली क्लास जा करके देख सकते हैं, और इनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हमारा फोकस कहाँ रहेगा, तो हमारा सबसे जो फोकस होगा वो किस पर होगा, वलित पर्वत पर होगा। तो अब हम किसकी बात करेंगे, तो हम वलित पर्वत की बात करेंगे।
जो हमारा वलित पर्वत होते हैं, जो फोल्ड माउंटेन, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वत एक, अगर इनके हम वलित पर्वत की उत्पत्ति की बात करें तो ये कैसी है? आवर्ती, क्या है? आवर्ती परिघटना है। जो हमारे फोल्ड माउंटेन है, अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो कैसी है? आवर्ती परिघटना। आवर्ती परिघटना मतलब पीरियोडिक फेनोमिना, फेनोमिना, पीरियोडिक फिनोमिना, यानी कि ये कैसी नहीं होती हैं? तो ये निरंतर नहीं होती है। जो निरंतर परिघटना नहीं है, कैसी है? आवर्ती परिघटना है। आवर्ती परिघटना। और जो निरंतर, निरंतर का मतलब हमेशा चलती रहे, आवर्ती का मतलब होता है निरंतर नहीं चलेगी। एक जननिक काल आएगा, यानी क्या होता कि एक पर्वत जननिक काल आएगा, पर्वत जननिक काल, जहां पर पर्वतों का क्या होगा? निर्माण होगा, ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस पीरियड। इसके बाद शांत काल आता है। क्या आएगा? शांत काल। और शांत काल के बाद फिर से क्यूसेंस, क्यूसेंस पीरियड। तो पर्वत जनित काल यानी ओरोजेनेसिस पीरियड, फिर आता है क्यूसेंस पीरियड्स, और फिर से इसके बाद आता है ओरोजेनेसिस पीरियड। यानी कि बीच में एक ऐसा समय आता है जब हमारी जो निरंतर प्रक्रिया रुक जाती है, इसीलिए हम इसको, जो वलित पर्वतों को हम आवर्ती परिघटना करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्वत जनित काल के बाद एक शांत काल आता है, और फिर उसके बाद पर्वत जनित काल आता है। यानी दो पर्वत जनित काल यानी दो ओरोजेनिस पीरियड के मध्य एक क्यूसेंस पीरियड यानी शांत काल भी आता है। अगर हम थोड़ा सा पर्वत जनित काल के बारे में बात कर लें, क्योंकि देखो ये उत्पत्ति निर्माण के रूप में हमने देखा। अब हम अगर निर्माणकारी घटना देख लेते हैं, प्रकार में ही देख लेते हैं, कैसी? निर्माणकारी, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं प्रमुख पर्वत जनिक, प्रमुख पर्वत जनिक काल। अगर प्रमुख पर्वत जनिक काल की बात करते हैं तो कितने हैं? प्रमुख की बात करें तो आपको 6 बताना है। कितने? 6। इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, ये आप लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। प्रमुख पर्वत जननिक काल की बात करूं तो इसे दो भागों में हम देख सकते हैं। एक ये, इसमें हम देखते हैं प्री कैम्बियन, प्री कैम्बियन यानी कि पूर्व किसके? कैम्ब्रियन, पूर्व कैम्बियन तंत्र, पूर्व कैम्ब्रियन तंत्र, पूर्व कैम्ब्रियन तंत्र। और दूसरा जो हम देखते हैं उसको हम पोस्ट कैम्बियन कहते हैं, पोस्ट कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्बियन यानी पश्च कैम्ब्रियन तंत्र, कैम्ब्रियन तंत्र, पूर्व कैम्ब्रियन तंत्र और पश्च। पूर्व का मतलब यानी जो पश्च है, तो अगर आप 400 यानी 543 मिलियन ईयर से हमारा पश्च कैम्बियन लगता है,
यानी कैम्बियन शुरुआत होता है, और उसके पहले का जो काल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये 543 मिलियन ईयर हम बता रहे हैं। 543 मिलियन ईयर पहले का जो काल था, जो तंत्र था, उसे हम किस नाम से जानते थे, कैम्बियन। आपको पता होगा कि अभी और आगे यही नाम आएंगे, कैम्बियन, और फिर उसके एरा भी आएंगे, बहुत सारे नाम आते हैं जो आपको क्या करते हैं, कंफ्यूजन में डालते हैं। तो मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ कि अगर आपने ये कैम्बियन और प्री कैम्बियन और पोस्ट कैम्बियन में आपको दिक्कत होती है, तो आप मेरी बेसिक कंसेप्ट के नाम से यहीं पर बेसिक कंसेप्ट हैं जियोग्राफी के, वो प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए आप, और वहां पर एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल की क्लास है, उसको आप देखेंगे, पूरी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। अब ये जो पूर्व कैम्बियन तंत्र था और पश्च कैम्बियन तंत्र, यानी 543 मिलियन ईयर्स पूर्व का जो तंत्र था उसी को हम पूर्व कैम्बियन तंत्र कहते थे, और उसके बाद का पश्च कैम्बियन यानी पोस्ट कैम्बियन के नाम से जाना जाता है। अब जो हमने पूर्व कैम्बियन तंत्र है, इस पूर्व कैम्बियन तंत्र को तीन भागों में बांट देते हैं, तीन भागों में बांट देते हैं। पहला है लारेशियाई तंत्र, अब में से कुछ लोग शायद जानते भी होंगे कि लारेशियाई तंत्र, इसके बाद एल्गोमन तंत्र, एल्गोमन तंत्र, और इसके बाद आया किलारियन, किलारियन तंत्र। तो ये जो लारेशियन तंत्र, एल्गोमन तंत्र और किलारियन तंत्र के जो तीनों के तंत्र हैं, लारेशियाई तंत्र, एल्गोमन तंत्र और किलारियन तंत्र, इन सभी तंत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ये 400 मिलियन ईयर पहले इन पर हलचल हुआ, और इन हलचलों से, यानी पूर्व कैम्बियन तंत्र की हलचल से, यहाँ से ही कुछ पर्वतों का जो आर्कियन समय की पर्वत श्रृंखलाएं थी, अपने हार्डियन, आर्कियन, है ना, फेनेरोजोइक, ये सभी आप तंत्र देखेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जब वहां पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की क्लास देख लेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो 400 मिलियन ईयर्स पहले ही यहाँ पर आपको मैं कह दूं अरावली पर्वत श्रृंखला, धारवाड़ का जो उच्च भूमि क्षेत्र था, धारवाड़ का उच्च वलन, है ना, छोटा नागपुर का पठार, ये सभी किस समय के बने हुए हैं, तो ये हमारे पूर्व कैम्बियन तंत्र के समय के बने हुए हैं। अगर मैं पोस्ट कैम्बियन की बात करूं तो इसको भी हम तीन भागों में बांट देते हैं, और इसके जो नाम है वो लगभग लगभग आप सभी को भी पता होंगे। पहला है इस पर कैलिडोनियन, कैलिडोनियन तंत्र, दूसरा है आपका हर्षिनी, हर्षिनी तंत्र, और जो चौथा है, जो सबसे लेटेस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्पाइन तंत्र, यानी कैलिडोनियन तंत्र, हर्षिनियन तंत्र और अल्पाइन तंत्र। अगर हम कैलिडोनियन की बात करते हैं, तो हम इसकी यहाँ से बात करें तो कैलिडोनियन ये कब का है, ये हमारा 320 मिलियन ईयर पहले, 320 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पर कैलिडोनियन तंत्र हलचल होता है, और इस हलचल के बाद ये कौन सा 320 मिलियन, तब उस समय कौन सा एरा चल रहा होगा, एरा, या उस पर जो हमारे, देखो सबसे पहला क्या होता है, इयॉन, इयॉन के बाद इरा, इरा के बाद आपका पीरियड, और पीरियड के बाद क्या आएगा आपका, तो हमारा इपोक आता है। तो उसी में जो है, ये हम कह दें कि ये कब की बात है, तो ये जो है युग, यानी कि ये कैसे है, पीरियड, सी सिल्यूरियन, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन,
डिवोनियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और पर्मियन। इस समय में ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, तो ये हमारे पीरियड है, ये हमारे पीरियड हैं। और ये किसके हैं, ये पीरियड किस किस एरा के हैं, तो पेलियोजोइक के हैं। किसके हैं, पेलियोजोइक एरा के हैं। जब आप वो वाली क्लास मैं कह रहा हूँ कि आप उस क्लास को देख लीजिए, आपकी सब कुछ सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो कैलोडियन तंत्र था वो 300 मिलियन ईयर्स पहले सिल्यूरियन, डिवोनियन और जो पर्मियन पीरियड थे, इन पर इनका हलचल होता है और यहाँ पर पर्वत निर्माण होते हैं। अगर मैं इनके पर्वत निर्माण की बात करूं तो कौन से हुए हैं, तो आपने स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेवियन शील्ड, स्कैंडिनेविया शील्ड कहाँ पे है, तो स्कैंडिनेविया शील्ड जो है वो कहाँ पे है, तो स्वीडन प्लस आयरलैंड, सॉरी स्कॉटलैंड में है, स्वीडन नहीं, स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड। और इसके बाद ब्रासिलाइज ब्रासिलाइडस कहाँ है ये, तो ये ब्राजील में है। और आपकी आई है कैलिडोनिया, ऑस्ट्रेलिया। आपने अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत ये कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका। स्कैंडिनेविया ये किसके, इसके कैलिडोनिया के उदाहरण है। कौन से, स्कैंडिनेविया शील्ड जो स्कॉटलैंड आयरलैंड में है, ब्रासिलाइट, कैलिडोनिया, अपलेशियन। और जो हमारा एशिया है, आपने बैकाल झील पढ़ी है, तो जो बैकाल झील है उसके समीपवर्ती पर्वत, जो समीपवर्ती पर्वत हैं वो किसके उदाहरण है, तो वो कैलिडोनिया तंत्र के उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने कैलिडोनिया तंत्र देखा। अब क्या देखने, हर्षियन दत्त, ये कैसे, अच्छा ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये कैसे हैं, तो ये ओल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन कैसे हैं, ओल्ड फोल्ड, ये भी क्या है, ये भी ओल्ड है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और ये कैसे हैं, ये हमारे यंग, ये यंग माउंटेन, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन, नवीन वाली पर्वत, समझ गए। अब आते हैं हम हर्षिनियन की बात करें तो 270 मिलियन ईयर्स पहले, 270 वर्ष पूर्व या पहले हमारा क्या था, हर्षिनियन तंत्र आया। और इस हर्षिनियन तंत्र में ये जो हमारा पेलियोजोइक के कौन से, सिल्यूरियन, डिविनियन और पर्मियन थे। और इसमें जो है कार्बोनिफेरस, ये किस समय हुआ हलचल इसका, तो कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस आपको पता होगा, जो कार्बोनिफेरस जो आपका पीरियड है वो किसके लिए फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए, कोयला। तो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ बना होगा, तो हर्षिनियन तंत्र में बना होगा। रीजन क्योंकि इसी समय कार्बोनिफेरस कल्प में ही सबसे ज्यादा हमारा कोयला बना है। तो कार्बोनिफेरस और पर्मियन तंत्र में हलचल होता है पीरियड में, कार्बोनिफेरस और पर्मियन जो पीरियड्स है, जो हमारा युग है, उस पे हम क्या होया, हर्षिनियन तंत्र का जो हलचल हुआ। और इससे आपने कई, एक है हार्ज वर्क, हार्ज वर्क ये कहाँ है, जर्मनी। इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जर्मनी, इसी पे आपका यूराल, क्या आया, यूराल आया। और जो हमारा मध्य मध्य से पूर्वी एशिया, मध्य से पूर्वी एशिया के पर्वत, पठार पर्वत
जो हमारे मध्य से पूर्वी एशिया के जो पर्वत और पठार हैं, जैसे इस पर हम लिख सकते हैं खिंगन, अल्टाई, ये सभी कहाँ है? ये चीन में है। तो ये हमारे जो मध्य व पूर्वी एशिया के पर्वत व पठार या पठार व पर्वत, जो हमें नाम बता दिए खिंगन, अल्टाई। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? यहाँ पे एक लिख सकते हैं मुसोटा पठारी क्षेत्र, मुसोटा पठारी क्षेत्र कहाँ है? इस पे। अगर हम, ये हमारे हर्षिनियन तंत्र हो गए। अगर मैं यंग की बात करता हूँ तो यंग फोल्ड जो है ये कब आए? ये अभी लगभग 30 मिलियन ईयर पहले हमारा क्या बने? अल्पाइन तंत्र बने। अगर इसके मैं उदाहरण की बात करता हूँ तो इसमें आप कौन से हो जाएंगे? आल्प्स। आल्प्स, ये जो हार्ज वर्ग है ना, इसी हार्ज वर्ग की वजह से ही इस तंत्र का नाम हर्षिनी तंत्र पड़ा, जो हमारे कैलिडोनिया, ऑस्ट्रेलिया, इसी के नाम पर कैलिडोनियन तंत्र बना। और ये जो हमारे यूरोप में आल्प्स पर्वत आए, तो इन्हीं यूरोप में, ये कहाँ है? यूरोप में। तो इन्हीं आल्प्स जो यूरोप में है, इन्हीं के नाम से इस तंत्र का नाम अल्पाइन तंत्र पर। इसी पर रॉकी आ जाएंगे, रॉकी, और इसी पर आपका आ जाएगा हिमालय, और इसी पर एंडीज। एंडीज आ गया। यानी कि इस पे हम कह सकते हैं जो नवीन है, नवीन पर्वत श्रृंखलाएं वो किसके उदाहरण होंगे? जो सर्वोत्तम जो सर्वोत्तम व नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो सभी हमारे अल्पाइन तंत्र के हैं। वो इसीलिए अभी नवीन है। क्यों? क्योंकि ये 30 मिलियन की बात है। और जो हमारी अरावली है वो अनाच्छादन होकर के वो क्या हो गई हैं? घिस गई हैं, कम हो गई हैं। तो और किसी किसी क्षेत्र में तो ऐसा भी हो गया है कि क्या हो गए हैं? वो पेडी प्लेन हो गए हैं। तो यहाँ पर पेडी प्लेन जो हर्षिनियन तंत्र है, यहाँ तक भी हमारा पेनी प्लेन हो गया। अच्छा, पेनी प्लेन समझते हैं? पेनी प्लेन क्या है? तो पेनी प्लेन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र था जहां पर हर्षिनियन के पहले वो क्या था, वो सॉरी कैलिडोनियन तंत्र के पहले वहां क्या था? वहां कुछ नहीं था, वो एकदम समतल था। लेकिन कैलिडोनियन तंत्र में हलचल हुआ, और हलचल, या तो फिर हमारा जो कैम्बियन तंत्र में हलचल हुआ, और वहां पर क्या हुआ? पठारीय पर्वत बने। लेकिन पर्वत पठार बन गए, लेकिन जब वो बने इसके बाद वहां पर हवाएं, वर्षा, नदियां उसको क्या की होंगी? काटी छाटी होंगी। जब वो काट छाट करके वो फिर पुनः स्थिति, जो वो समतल मैदान था, वो उसी पुनः स्थिति में ले आए, अपर्दन से निक्षेपण होकर के वो वहां से जब समतल की स्थिति में आ जाता है, उसी स्थिति को हम पेनिप्लेन कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो ये हम आपको उत्पत्ति प्रकार बताए थे, और ये भी, इसको भी प्रकार कह सकते हैं, या प्रमुख पर्वत जननी काल 6, प्रीकैम्बियन और पोस्ट कैम्बियन। प्रीकैम्बियन में लारेशियाई तंत्र, एल्गोमन तंत्र और हिलारियन तंत्र। अगर हम इसकी बात करें तो इसी समय जो हमारी आर्कियन काल की समय थी, हार्डियन के बाद आर्कियन, आर्कियन मान में ही सबसे पहले क्या आया? जीवन को छोड़ करके वहां स्थल आ गया, अरावली। वहीं आर्कियन काल की चट्टानें इसमें मिली, धारवाड़, छोटा नागपुर का पठार। लेकिन अगर मैं पोस्ट कैम्बियन की बात करता हूँ, पश्च कैम्बियन तंत्र की बात करता हूँ, तो उसमें हमने 3 भाग बांटे, एक कैलिडोनियन तंत्र, हर्षिनी तंत्र और अल्पाइन तंत्र। यानी ये 320 मिलियन सिल्यूरियन, ओल्ड फोल्ड, डिवोनियन, पर्मियन, ये पीरियड्स के स्कैंडिनेविया शील्ड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड में जो है ब्रासिलाइट, कैलिडोनिया, अप्लेसिन, और एशिया के बैकाल झील के जो समीपवर्ती पर्वत। अगर हर्षिनियन की बात की तो 270 मिलियन ईयर पहले हलचल होता है कार्बोनिया या पर्मियन युग में। और ये, इसके उदाहरण क्या है? हार्जवर्ग जो जर्मनी में है, और इसी वजह से इसका नाम हर्षिनियन तंत्र, यूराल और मध्य से पूर्व एशिया के जो पर्वत पठार हैं, जैसे खिंगन, अल्टाई और मुसोटा पठारी क्षेत्र जो स्पेन में है। और जो नवीन व सर्वोत्तम पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो किसके अंतर्गत आनी है? अल्पाइन तंत्र। यूराल हो, सॉरी यूराल नहीं आएगा, यूराल हर्षिनियन में आएगा।
किसमें आएगा, ये अल्पाइन में कौन से आएंगे, जो अभी नवीन, जैसे रॉकीज पर्वत हो गए और एंडीज हो गए, हिमालय हो गए हमारे, वो सभी किसमें आएंगे, आल्प्स पर्वत हो गए, ये हमारे किसमें आएंगे, अल्पाइन तंत्र में आएंगे। तो अब हमने प्रकार देख लिया, अब इसके आगे चलते हैं। हमने पर्वत की परिभाषाएं देखी और फिर इसके बाद हमने प्रकार देख लिया कि पर्वत के प्रकार, है ना। जैनेनिक काल की भी बात कर ली, 6 प्रमुख जैनेनिक काल, पर्वत की बात कर ली। अब हम पर्वत निर्माण के विचार की बात करते हैं। क्या कहते हैं, पर्वत निर्माण के विचार। पर्वत निर्माण विचार की बात। अच्छा, विचार जब आता है तो हमें लगता है कि जब विचार है तो ये विचार कैसे हो सकते हैं, दो तरह से हो सकते हैं, दो संदर्भ में हो सकते हैं, दो तरह से हो सकते हैं। एक ऐसे विचार, एक विचार हो सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं, सिद्धांत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक विचार हो सकते हैं और एक सिद्धांत हो सकते हैं। विचार ये क्या हो सकते हैं, अवैज्ञानिक हो सकते हैं और स्थायित्व हो सकते हैं। स्थायित्व का मतलब यहाँ पे क्या है, तो स्थायित्व से मतलब है, हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, तो पर्वत निर्माण में। तो स्थायित्व का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो महाद्वीपीय क्या थी, महाद्वीपीय विस्थापन, तो ये लोग क्या विचार क्या है, स्थायित्व थे, यानी महाद्वीपीय विस्थापन को नहीं मानते थे, और स्थायित्व उपागम। और अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, ये वैज्ञानिक होंगे। क्या होंगे, वैज्ञानिक होंगे और ये किस पर काम करेंगे, अस्थायित्व, अस्थायित्व उपागम। जैसे कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक और वेगनर साहब, वेगनर का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, आर्थर होम्स, है ना। और इसके बाद हम टेलर भी कह सकते हैं ये। और जो हमारे अस्थायित्व होंगे वो किस पर जा रहे थे, संकुचनवाद पर, संकुचनवादी सिद्धांत, संकुचनवादी विचार। अच्छा, संकुचनवादी विचार से क्या मतलब था, क्योंकि ये कह रहे थे स्थायित्व उपागम को नहीं मानते थे, वो सॉरी अस्थायित्व, यानी कि वो ये नहीं मानते थे कि जो हमारे प्लेट्स हैं, या प्लेट्स तो पता ही नहीं चला था, क्योंकि अभी तक तो जब हमारे अवैज्ञानिक थे, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक नहीं आया था, तब वो लोग कहते थे कि जो हमारे महाद्वीप हैं, वो महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, वो जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे, यानी वो स्थायित्व है, वो मूव नहीं करते हैं। तो अगर मूव नहीं करते तो उनको पर्वत निर्माण की बात करनी थी। तो जब पर्वत निर्माण की बात करेंगे तो वो जो एक संपीड़न बल था, वो संपीड़न बल कहाँ से लाएंगे, कच्चा माल कहाँ से लाएंगे, निक्षेप कहाँ से लाएंगे, भाई दो ही दो दो चीजें चाहिए, दो तीन चीजें चाहिए। एक तो संपीड़न बल, अवसाद, और वो किस तरह से मूव करते हैं और कैसे पर्वत निर्माण होता है। तो वही तो संपीड़न कहाँ से लाएंगे, संपीड़न इनके पास था नहीं। तो उन्होंने संकुचन बताया कि ये क्या करते हैं, कि जब हमारी पृथ्वी बनी, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वो एक तप्त आग का गोला था, आग का गोला, तप्त आग का गोला था, और वो क्या हुई, ठंडी हुई, और ठंडी से उस पर क्या आया, संकुचन आया, और संकुचन से जो ऊपरी सतह थी, ऊपरी सतह पर मोड़ आए, ऊपरी सतह पर मोड़ आए, और उन्हीं मोड़ मोड़ आए या झुर्रियां पड़ी,
और उन्हीं मोड़ या झुर्रियों को उन्होंने पर्वत कि इस तरह से हमारे पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये थे हमारे संकुचनवादी विचार कि वो संकुचन करती है तो हमारे पर्वत पठार बने। तो इसमें से भी मैंने कई के नाम देख लेते हैं। तो इसमें कौन से थे जो ऐसा बताने वाले थे? तो एक हैरोल्ड जेफरी साहब थे, जेफरी साहब थे। हालवा डाना का नाम आपने सुना ही होगा या समझा भी होगा कि हालवा डाना क्या है। हालवा डाना, जेफरी, कोबर साहब, है ना? और कौन हो सकते हैं? इसी पर आप एक नाम लिख दिए, जॉली। और लिख सकते हैं क्या? डेली, डेली साहब, डेली या डेली साहब, ठीक है। ये नाम है जो संकुचनवादी विचारधारा पर थे। और इसके बाद यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक, आर्थर होम्स। तो आर्थर होम्स भी थे संकुचन पर ये किसको मानते थे? अस्थायित्व को मानते थे, स्थायित्व को नहीं मानते थे। और ये जो सभी थे वो जो महाद्वीपीय जो हमारा विस्थापन था उसके ये आलोचक थे। और ये समर्थन में थे कौन? आर्थर होम्स। लेकिन थे ये भी संकुचनवाद को माने। इन्होंने ये नहीं बता पाए कि संपीड़न कैसे होगा, ये भी संकुचन पे थे। तो हम आगे बात करेंगे इन पर। तो ये हमारे क्या थे? पर्वत निर्माण के विचार। अगर मैं यहाँ पर ये पर्वत निर्माण की बात कर लिए, अगर मैं पर्वत निर्माण की संकल्पना और सिद्धांत, संकल्पना व सिद्धांत। अगर मैं पर्वत निर्माण की संकल्पना व सिद्धांत की बात करता हूँ, अच्छा देखो मैंने यहाँ पे संकल्पना भी लिखा और सिद्धांत भी लिखा। अगर संकल्पना क्यों लिखा? तो संकल्पना इसलिए लिखा क्योंकि ये जो संकल्पना का मतलब होता है ये अवैज्ञानिक हो सकता है, एक दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन ये क्या होगा? ये आधुनिक वैज्ञानिक होगा, आधुनिक वैज्ञानिक होगा और साक्ष्य पर होगा। साक्ष्य पर कैसे साक्ष्य? तो वैज्ञानिक साक्ष्य, जैसे प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक वो किस में आएगा? सिद्धांत में। लेकिन अगर इसी पर जो हमारा भूतापीय, भूतापीय नहीं सॉरी, क्या कहेंगे? तापीय संकुचन सिद्धांत, जो हमारा अवैज्ञानिक दृष्टिकोण में तापीय संकुचन सिद्धांत, संकल्पना, तापीय संकुचन संकल्पना की अगर हम बात करें, हम तापीय संकुचन जो संकल्पना है या तापीय संकुचन आधारित विचार कह सकते हैं, वो इस पर हम क्यों आए? क्योंकि आपने अभी अब देखा कि संकुचनवादी विचार की बात हमने की। जब हम संकुचनवादी विचार की बात करेंगे तो किस बात को लेकर के संकुचन था? तो उन्होंने बताया कि तापीय संकुचन होता है। कैसे? ताप, ताप का मतलब, ताप यानी कि जो कोई चीज है जो ऊपर से जल्दी ठंडी हो जाने के कारण जो अंदर का टेम्परेचर है वो जितना जल्दी ऊपर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है उतना उसके सेंटर का यानी कि उसके जो कोर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। अचानक जितना जल्दी बाहरी टेम्परेचर यानी बाहरी परत का टेम्परेचर जो है गिर जाता है उतना जो है उसकी हानि अंदर वाले की नहीं हो पाती। तो जिस वजह से उस पर धीरे धीरे उस पर संकुचन होता रहता है और उस तापीय संकुचन की वजह से जो ऊपरी परत है उस पर जो है मोड़ आते हैं। कैसे आते हैं? तो उसी की हम बात करने वाले हैं कि तापीय संकुचन कैसे होता है, जो हमारे संकुचनवादी विचारधारा मान रहे थे कि वो हमारे सतह पर मोड़ व झुर्रियां कैसे पड़ रही। तो देखो संकुचनवादियों यानी जो संकुचनवादी थे उनके अभी हम जो विचारक थे उनके सिद्धांत भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि तापीय संकुचन क्या है उनका। यानी कि जो ये सभी मैंने नाम लिया, जेफरी, हालवा डाना, कोबर, जोली, डेली साहब, इनके अभी हम आगे सिद्धांत देखेंगे। लेकिन इन सभी का मानना यही होगा तापीय संकुचन। यहाँ पे थोड़ा सा आर्थर होम्स भी आएंगे तो सभी का मान क्या होगा? सभी एक ही चीज मानेंगे, तापीय
संकुचन संकल्पना। तो हमें पता होना चाहिए कि तापीय जो संकुचन आधारित विचार है, ये जो संकल्पना है वो क्या है, हम देखते हैं। देखो, इनका मानना था कि जब हमारी पृथ्वी उत्पत्ति हुई तो वो क्या थी, आग का गोला, तप्त दधकती आग का गोला, आग का गोला थी ये। जब आग का गोला हुई, लेकिन जब धीरे 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 क्या हुई, ये ठंडी होना प्रारंभ हुई, ठंडी होना प्रारंभ हुई। और ये ठंडी हुई, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डायग्राम से, ये हमारी पृथ्वी है। तो जो ये वाला क्षेत्र था वो क्या हुआ, ठंडा हुआ। ये क्षेत्र हमारा ठंडा हो गया। लेकिन जो अभी आंतरिक था, आंतरिक वाला था, वो क्या था, अभी भी गर्म था। क्योंकि यहाँ पर जो बाह्य परत है, बाह्य परत अत्यधिक ठंडी हो गई, अत्यधिक ठंडी हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा अभी भी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। बाह्य परत अत्यधिक ठंडी हो गई, और जो हमारा सेंटर था, जो आंतरिक था, तो जो आंतरिक परतें थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे हमारी ठंडी हो रही थी। अब देखिए इसका, अब मान लीजिए ये कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो बाहरी परत थी, जो हमारी बाहरी परत थी, ये क्या हो गई, कठोर हो गई, दृढ़ हो गई, कठोर हो गई, ठोस हो गई। क्यों क्यों क्योंकि ये ठंडी हो गई, ठोस हो गई। और इतनी ठोस हो गई, इतनी कठोर हो गई कि अब इस पर संकुचन नहीं हो सकता था, संकुचन नहीं हो सकता था। इतनी कठोर और दृढ़ हो गई, जो बाहरी परत हमारी थी वो इतनी दृढ़ और कठोर हो गई कि उस पर संकुचन नहीं हो सकता था। लेकिन जो आंतरिक थी, जो आंतरिक जो पृथ्वी के अंदर हो रहा था, लेकिन वो तो अभी भी क्या था, गर्म था। और गर्म था तो आंतरिक संकुचन, आंतरिक जो संकुचन था वो अभी भी चल रहा था। क्या हो रहा था, जारी था। आंतरिक संकुचन अभी भी जारी था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब यहाँ पर संकुचन होगा, क्या होगा, यहाँ पर संकुचन होगा, और बाहरी परत क्या हो गई हमारी, ठोस हो गई, कठोर हो गई, और अंदर संकुचन है। अब देखिए ये जो परत है, ये वाली परत, ऐसा तो नहीं कि ये परत अलग है, ये परत अलग है, ये पृथ्वी है और इसी पर ही कई परतें हैं। तो जो हमारी ये परत थी, बाह्य परत, वो आंतरिक परत से क्या थी, सटी हुई थी। और जब आंतरिक परत संकुचन में जारी हुआ, यानी वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, तो उस पर संकुचन हो रहा था। तो जब कोई, मान लीजिए ये अंदर है और इस पर ये बाहरी परत है, तो जब ये ठंडी होगी तो स्वाभाविक सी बात है, इस पर भी क्या होगी, इस पर संकुचन होगा। लेकिन संकुचन तो अब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये इतनी कठोर हो सकती थी, हो गई थी। जब ये कठोर होने के साथ आंतरिक परत से सटी हुई थी, और जब आंतरिक परत में संकुचन हुआ तो ये जो परत थी ऊपर वाली, उस पर मोड़ या झुर्रियां पड़ गई। क्या पड़ गई, मोड़ व झुर्रियां पड़ गई। देखो, हम ये यही कह रहा था कि जो बाह्य परत थी, बाह्य परत, बाह्य परत आंतरिक परत से सटे होने के कारण, बाह्य परत आंतरिक परत के सटे होने के कारण आंतरिक संकुचन में, आंतरिक संकुचन के प्रभाव में
प्रभाव से उस पर मोड़ या झुर्रियां आई। समझ गए? और जब झुर्रियां आई तो इसके अगला क्या था? ये ऐसे हो गया। तो जो ये उठे हुए भाग थे, समझ रहे हैं? ये जो ऐसे गोल था, लेकिन अब इस पर आंतरिक संकुचन के प्रभाव में जो बाह्य परत थी वो प्रभाव में आई और उस पर मोड़ व झुर्रियां आ गई। क्या आ गई? मोड़ व झुर्रियां आ गई। और इन्हीं मोड़ व झुर्रियों से उठे हुए भागों को उन्होंने कहा ये पर्वत बने। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि तापीय संकुचन के जो विचारक थे उन्होंने ये बताया कि इस तरह से हमारे पर्वत का निर्माण हुआ। कैसे? कि जो तापीय संकुचन था, पर्वत निर्माणकारी संकल्पना की बात करें, जो अवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो उनमें बताया कि तापीय संकुचन संकल्पना आएगी। वो चाहे जेफरी साहब थे, हाल्वा डाना, कोबर, जोली जो भी आएंगे, सभी में ये तापीय संकुचन के विचार की बात करेंगे। तो इस तापीय संकुचन की बात करें तो इसमें होता है कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी आग का गोला थी और वह फिर जब धीरे धीरे ठंडी होना स्टार्ट की तो उस ठंडी जब हुई तब उसकी जो बाह्य परत थी वो जो है अत्यधिक ठंडी हो गई। और अत्यधिक ठंडी होने से उसके जो आंतरिक भाग में अभी भी क्या थी? गर्मी थी और वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? ठंडी हो रही थी। तो बाह्य परत इतनी ठंडी हो गई कि जब आगे चल के उस पर कठोर या ठोस वो जो बाह्य परत थी वो कैसी हो गई? इतनी कठोर हो गई, इतनी दृढ़ हो गई, इतनी ठोस हो गई कि उस पर अब संकुचन नहीं हो सकता था। जब वो संकुचन नहीं हो सकता था, लेकिन आंतरिक भाग में तो वो ठंडी हो रही थी, वहां तो संकुचन होना तय है। तो जब वो आंतरिक संकुचन हो रहा था, तो वही कह रहे हैं कि जब आंतरिक संकुचन के प्रभाव में आई, जो हमारी क्योंकि बाह्य परत आंतरिक परत से सटी हुई है और उसी आंतरिक परत के प्रभाव में आकर जो बाह्य परत है उस पर क्या आ गए? मोड़ या झुर्रियां आ गई। और इस प्रकार से मोड़ आए और झुर्रियां आई और जो ऊंचे उठे भाग थे उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ये पर्वत कहलाए और इसी प्रकार से हमारे पर्वतों का निर्माण हुआ। ये कौन थे? ये तापीय संकुचन पर आधारित विचार की बात की थी। लेकिन हम जब आप प्लेट टेक्टोनिक की जाएंगे तो ये सब कुछ ये जो सब पूरी चीजें क्या हो जाएंगी? पलट जाएंगी। ये कब की बात है? ये प्लेट टेक्टोनिक नहीं आया था। तो जब प्लेट टेक्टोनिक नहीं आया था तो वो अभी किस पर था? तापीय संकुचन पर ही आधारित विचार थे कि इस तरह से पर्वत निर्माण की संकल्पना आई। तो आशा है कि आप समझे होंगे कि जो हमने आज पर्वत निर्माण की बात की, कल हम ये जो हमारे जेफरी, हाल्वा डाना, कोबर, जॉली, डेली साहब, आर्थर होम्स, है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स की कल बात करें। तो आज पर्वत निर्माण के लिए इतना ही और हम कल इनके सभी सिद्धांत देखेंगे। तो कल की शायद क्लास इससे भी ज्यादा लंबी होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से आएंगे और पर्वत निर्माण पर जेफरी, हेरल्ड जेफरी के सिद्धांत की बात करेंगे, हाल्वा डाना के सिद्धांत की बात करेंगे, कोबर की बात करेंगे, जॉली की बात करेंगे और डेली साहब की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।